नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। दोस्तों, विश्व भाईचारा टाइम्स की कोशिश रहती है कुछ अनजान पहलुओं से आपको अवगत कराने की। इसी कड़ी में आज हम आए हैं मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में एक ऐसी शख्सियत के पास हम इस वक्त मौजूद है जो पत्रकारिता और राजनीति में एक अच्छा खासा वजूद रखते हैं। जर्नलिस्ट मीडिया सेंटर मुजफ्फरनगर के चेयरमैन हैं और अभी 2022 में विधानसभा के जो चुनाव हुए उनमें कांग्रेस के चरथावल से विधानसभा प्रत्याशी भी थे। जनाब का नाम अरशद राणा है। मैं सीधा आपको उनसे रूबरू कराता हूं और आपको मिलवाता हूं अरशद राणा जी से। राणा जी, आपका स्वागत है सबसे पहले तो विश्व भाईचारा टाइम। थैंक यू। मैं ये जानना चाह रहा हूं अरशद राणा जी, पत्रकारिता और राजनीति दोनों में आपका एक अहम योगदान है और पत्रकारिता और राजनीति को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखो, पत्रकारिता जो है वो एक चौथा स्तंभ है जो हमें एक आज़ादी देता है, जिस आज़ादी के माध्यम से हम अपनी कलम को चलाते हैं और उस कलम की वजह से जो हम लिखते हैं उसे पाठकों तक पहुंचाने का एक अच्छा सफल प्रयास करते हैं। लेकिन आज के दौर में उस आज़ादी पर कहीं न कहीं कोई ऐसी चोट है जो खुलकर एक कलम नहीं चला पा रहे हैं, जिसके लिए कई तरीके के नाम भी हमारे लेवल पर आज हम लोगों को मिल रहे हैं। कोई गोदी मीडिया से पुकारता है, तो कोई किसी नाम से पुकारता है। लेकिन एक पत्रकार का दायित्व बनता है कि वे कभी भी अपनी कलम के साथ में कोई समझौता ना करे और निडरता, ईमानदारी के साथ में अपनी कलम को चलाए। राजनीति के विषय में, राजनीति पर अगर हम चर्चा करें और कांग्रेस की जहां तक मैं बात करता हूं, आप कांग्रेस के प्रत्याशी रहे थे चरथावल विधानसभा से। तो अभी कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा जो है कल दिल्ली पहुंची है। तो भारत जोड़ो यात्रा को किस नजरिए से? देखो, एक अगर आप राजनीति की बात करो, तो हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं देश के लिए सड़क पर हूँ। भारत जोड़ो यात्रा का जो मिशन है, वो नफ़रत छोड़ो और भारत जोड़ो। क्योंकि हमारे नेता ने जो मुहिम शुरुआत की थी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 3600 प्लस किलोमीटर चलना है। तो आज तक इतिहास के पन्नों में शायद आपके सामने ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला होगा। मतलब हुआ है, लेकिन ऐसी पहल ना किसी ने की और शायद भविष्य में ना कोई कर पाए। हो सकता है आगे चल के कोई ऐसी करे, लेकिन अभी तक हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी, वो एक मिशन को लेकर चले हैं। हमारे नेता का कहना है कि नफ़रत को खत्म करना है और देश को जोड़ना है। अब सवाल कुछ लोगों के यहाँ पर ये भी आता है कि देश टूट कहाँ रहा है? देश नहीं टूट रहा है, देश के दिलों में जो नफ़रत भरी जा रही है, देश की जनता को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो आज निहत्थे और मज़लूम पर ज़ुल्म करने पे कुछ लोग लगे हुए हैं, उस चीज़ को खत्म करना चाहते हैं हमारे राहुल गांधी जी। और भारतवासी जो है, उनको एक नज़र से और एक तराजू में लेकर चल रहे हैं, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा को सफल बना रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कन्याकुमारी से जो हमारा सफ़र शुरू हुआ, आज हमारे नेता राहुल गांधी जी दिल्ली तक पहुँचे हैं। तो वे एक जीता जागता सबूत है, जो भीड़ है, लाखों की भीड़ साथ चल रही है। उस भीड़ को आप ऐसा हिस्सा नहीं बोल सकते कि वो किराए पर लाई हुई भीड़ है। वो लोगों का एक प्यार है, वो संदेश है जो लोग देना चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को जो सफल बनाने का प्रयास है, उसमें राहुल गांधी जी के साथ में देश के राजनीतिक लोग जहां साथ आ रहे हैं, वहीं पर कुछ फिल्म अदाकार, बहुत सारे अभिनेता साथ आए हैं। सबने कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने का काम किया है। तो भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में सभी लोगों की अहम भूमिका चल रही ये देखिए, ये तो आपने सही कहा कि नेता और अभिनेता, नेता भी नेतृत्व करता है और अभिनेता भी आईना दिखाता है। तो भीड़ का जो भीड़ है, जो आपको कितना प्रतिशत ऐसा लगता है कि भीड़ को वोटों में तब्दील कर पाएंगे? या जो आपने जिक्र किया यात्राएं तो अब से पहले भी हुई है, उन यात्राओं से भी परिवर्तन आया सत्ता में।
तो आपको लगता है कि इस यात्रा से परिवर्तन आएगा? बिल्कुल, परिवर्तन आपके सामने है, जीता जाए तो सबूत आपके सामने है। अच्छा, कितने प्रतिशत भीड़ वोटों में तब्दील हो सकती है? पूरा देश वोटों में तब्दील था, सब कांग्रेसी हैं और सब कांग्रेसी रह चुके हैं और सबको कांग्रेसी बनना है। क्योंकि नफ़रत छोड़नी है, अगर नफ़रत छोड़नी है तो कांग्रेसी बनना है। क्योंकि नफ़रत करने वाले लोग कांग्रेसी नहीं हो सकते। कांग्रेस का जो अहम मुद्दा है, वो ये है कि हम लोगों को नफ़रत को खत्म करना है और प्यार की दुकान को सजाना है। हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है, हमें नफ़रत की दुकान को मिटाना है। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है और हमारे नेता आदर्श राहुल गांधी जी आज आपके सामने जो सड़कों पर हैं तो सिर्फ उनका एक ही मकसद है कि आज के वक्त में जो देश में भूखमरी का कगार है, जो महंगाई की मार है, उससे देश को निजात कैसे मिले। भुखमरी का तो जो है सरकार की ओर से हर गरीब व्यक्ति को राशन मिल रहा है, हर गरीब व्यक्ति को गेहूँ चावल मिल रहा है, यहाँ तक कि गरीब व्यक्ति को तेल, अनाज के साथ-साथ नमक, चीनी तक मिल रही है। तो भुखमरी का तो इसमें मैं नहीं मानता कि है। बिल- आप किस नज़रिए से देखते हैं? बिल्कुल आपकी बात सही है। शायद आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप किसी को अनाज दे दो या किसी को चावल दे दो, तो शायद भूखमरी इससे नहीं खत्म हो सकती। ये जो महंगाई की मार है, जो सिलेंडर हमारी सरकार में 400 रुपए का हुआ करता था, आज वो सिलेंडर 1100 रुपए प्लस का है, जिसके लिए पूर्व में एक मंत्री चूड़ियाँ उठाकर, बोगियाँ उठाकर चलने का काम करती थी। आज शायद उनको ये सूद लेने का मौका नहीं मिल पा रहा है कि वो आज इस महंगाई को ये देखे कि आज गरीब जनता, एक गरीब आदमी जो 200 से 400 रुपए तक दिन में कमाता है, वो 1100 साढ़े 1100 रुपए का सिलेंडर कहाँ से इस्तेमाल कराएगा। मान्यवर, जो दाल सरकार में 70 रुपए 50 रुपए किलो होती थी, 40 रुपए किलो होती थी, आज कितने रुपए किलो का रेट है आपके सामने है। जो अनाज का रेट था, आज अनाज का रेट कहाँ चला गया आपके सामने। आज जो तेल था, तेल कितने रुपए किलो हो गया, सरसों का तेल आप देखिए, घी देखिए। तो ये महंगाई की जो मार है, इसको आप जो ये बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से आपको मिल रहा है सब कुछ, इसे आप पूरा नहीं कर सकते। आज आप देखो, किसान 700 किसान बॉर्डर पर मरा है। 700 किसानों के बाद में क्या आज तक सरकार ने 2 मिनट का मौन रखना भी पसंद किया है? जो किसान हितैषी सरकार बनाती है अपने आप को। किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, किसानों को अपने धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। ये जो ये है ये कांग्रेस के राज में नहीं होता था क्या? या कांग्रेस आएगी तो किसानों को सड़कों पर नहीं उतरना पड़ेगा क्या? या कांग्रेस जो है सभी किसानों की समस्याओं को खत्म आपके सामने कांग्रेस ने किया नहीं, करके दिखाया है। आपने देखा होगा कि कितने हजार लाख रुपया और कितने करोड़ रुपया सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया था। ये तो राष्ट्रीय लेवल की राजनीति है। अगर मुजफ्फरनगर की बात करें, आप मुजफ्फरनगर निवासी हैं। मुजफ्फरनगर की बात करें अगर 2013 के बाद भी मुजफ्फरनगर की सियासत में एक बदलाव आया। तो अब मुजफ्फरनगर की सियासत अब किस रुख है? या मुजफ्फरनगर में अब आने वाले नगर पालिका चुनाव है। इस चुनाव में को आप किस नजरिए से देखते हैं? सीधा फंडा है, फूट डालो राज करो। फूट डालो, डिवाइड एंड रूल कौन कौन कर रहा है डिवाइड एंड रूल? आपको पता है कि एक भाईचारा जो बनाने की कोशिश की जा रही है, तो मेरा मानना तो ये है कि उस भाईचारा में जब तक सर्व समाज के लोगों का गुलदस्ता नहीं होगा, तो भाईचारा सक्सेसफुल नहीं होगा। भाईचारा गठबंधन ने किया है, लेकिन खाली भाईचारा जो एक कम्युनिटी सिर्फ हिंदू हिंदू कर सकते हैं, मुस्लिम मुस्लिम में कर सकता है, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर करेंगे। नहीं, देखो, किसी भी एक कम्युनिटी से कोई भाईचारा नहीं बनता, जब तक सर्व समाज के लोग एक साथ नहीं बैठेंगे, एक मंच पे नहीं आएँगे, जब तक वो संदेश नहीं जाएगा। ये भाईचारा सम्मेलन तो एक ही समाज के लोगों ने किया। भाईचारा सम्मेलन नहीं, गठबंधन के जो लोग हैं, वो एक डर, एक भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ ये कि आपको भाजपा को हटाना है और सपा को लाना है, जबकि देश के सभी वर्गों को पता है कि देश का जो हितैषी अगर कोई है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर मान लिया किसी भी पार्टी का झंडा लग जाता है आपके मकान पर, अगर आपके मकान पर सपा का झंडा लग गया, तो आप मुसलमान हो गए। अगर आपके मकान पर
बहुजन समाज पार्टी का झंडा लग गया तो आप दलित हो गए। अगर आपके मकान पर नलके का झंडा लग गया तो आप जाट हो गए। लेकिन आप अगर कहीं कमल का फूल लग गया तो आप हिंदू तत्वों की बात में आ जाते हो। इन चीजों का बंटवारा करने से बेहतर ये है कि कांग्रेस का झंडा सभी देशवासी लगाए, कांग्रेस के साथ है, क्योंकि कांग्रेस के झंडे को आप ये नहीं बता सकते ये मकान ये घर किसका है, क्योंकि कांग्रेस एक साथ चलती है। भाईचारा वो होता है जब सर समाज के लोग एक साथ चलेंगे। मुजफ्फरनगर की सियासत किस ओर है? मेरा सवाल ये है, मुजफ्फरनगर में ये आने वाला जो नगर पालिका चुनाव है, ये किस रुख है, या मुजफ्फरनगर की नगर पालिका चुनाव में क्या रणनीति है, क्या समीकरण बनेंगे? 2022 से लेकर आपने देखा है 2022 में जहां एक तरफ अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी बड़ा गुणगान करते हैं मुस्लिम समाज का, लेकिन मुजफ्फरनगर में आपने देखा है जहां 6 विधानसभा सीटें, लेकिन 6 विधानसभा सीटों पर एक भी मुस्लिम को शायद प्रत्याशी नहीं बनाया गया। फिर उपचुनाव हो रहे तो वहां भी शायद मुस्लिम को नहीं पूछा गया। तो ये कैसा भाईचारा है, ये कैसा गठबंधन है? शायद नगर पालिका में मुझे उम्मीद है कि गठबंधन की तरफ से यहाँ पे कोई ना कोई मुस्लिम चेहरा आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां एक बैंक वोट गठबंधन के पास, मुस्लिम समाज एक बड़ा वोट है, तो मुस्लिम समाज के चेहरों को भी शायद गठबंधन, मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज पर विश्वास जताए और मुस्लिम को किसी को प्रत्याशी बनाए। आपको लगता है, या आपका सजेशन सुझाव है, ऐसा होना चाहिए, गठबंधन के वो प्रत्याशी को मुस्लिम बनाना चाहिए, या आपको लगता है कि हो सकता है? नहीं, आप एक बात बताएं, मुस्लिम वोटरों से प्यार और राजनीति से सौतेला व्यवहार क्यों? आज आप बताएं कि क्या मुजफ्फरनगर में मुस्लिम चेहरे राजनीति में नहीं है? बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़े राजनीतिक लोग रहते हैं, तो क्यों नहीं मतलब टिकट, इसका मतलब क्यों दूरी बना रहे हैं? वैसे तो आप सही कह रहे हैं, इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री एवरी पर्सन इज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक है, या तो वह राजनीति का शिकार है या वो राजनीति कर रहा है, जो वोट डालता है वो भी राजनीति है। तो जो ये राजनीति है, मुस्लिम राजनीति का शिकार हो रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर की बात करें तो? नहीं, भाजपा को हटाने का क्या मुस्लिम समाज ने ठेका ले रखा है कि भाजपा को हटाएंगे, गठबंधन को लाएंगे? उससे क्या संदेश है भाई? क्यों? भाजपा का जो मुकाबला है वो गठबंधन से नहीं है। भाजपा का अगर मुकाबला है तो कांग्रेस से है। कांग्रेस पार्टी के साथ अगर देश के लोग जुड़ेंगे, कांग्रेस के साथ आएंगे, तो सर समाज के लोग एक साथ चलते हैं। सर समाज के लोग जब एक साथ आएंगे तो एक गुलदस्ता बनेगा जिसे कांग्रेस हमेशा से खिलाती हुई आई है, और आगे भी देश में इसी तरह ये गुलदस्ता खिलेगा। लेकिन दूसरा सवाल यहाँ पर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग बांटने की राजनीति कर रही है, तोड़ने की राजनीति कर रही है, डर भय की राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि अगर वो कहीं किसी वोटर से प्यार कर रहे हैं तो उस वोटर के रहनुमाओं से भी प्यार करें। राणा जी, मुजफ्फरनगर चेयरमैन की सीट जो है वैसे सीट समझी जाती है, और पिछले काफी दिनों से इस पर वैसे का ही कब्जा है। अब के पिछली बार के चुनाव में 2017 में कांग्रेस की प्रत्याशी अंजू अग्रवाल का चुनकर नगर पालिका चेयरमैन बनाया। सभी का योगदान था, सभी ने, जो जीता हुआ प्रत्याशी सभी का होता है, क्योंकि देश में शासन जो है वो जनता का है। तो जो मेरे मुल्क के मालिक है, मैंने उनसे सुना है, उन्होंने कहा है कि अंजू अग्रवाल ने, कांग्रेस की प्रत्याशी ने, मुस्लिमों को ठगा है, और जनता को, मुजफ्फरनगर की जनता को ठगा है, और बीजेपी के पाला बदलकर बीजेपी में चली गई। तो मुस्लिम अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, मुजफ्फरनगर का निवासी अपने आप को जो है ठगा महसूस करता है। तो इस बार क्या होने वाला है? दोबारा से कांग्रेस के प्रत्याशी पर अगर विश्वास जताए और दोबारा उनको उसके साथ विश्वासघात हो, तो एक बड़ा सवाल है। देखो, बिल्कुल आपका सवाल सही है, क्योंकि जो आपने मुद्दा उठाया है बिल्कुल सही है। मुस्लिम समाज के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने 2012 के चुनाव में शायद मेरे ख्याल से पंकज अग्रवाल जी को चुनाव लड़ाया, और पंकज अग्रवाल जी को भी सर्व समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज ने एक भारी तादाद में वोट किया, जिसका फलस्वरूप आपके सामने है कि वो चुनाव जीते। पंकज अग्रवाल ने अपने विश्वास को कायम रखा और जनता के बीच रहे, और ईमानदारी निष्ठा से एक कांग्रेसी होने का जो दावा था वो भी उनका सक्सेसफुल रहा, वो कांग्रेसी रहे।
उन्हीं की शायद मेरे ख्याल से एक अच्छाई को देखते हुए उनकी चाची को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया और शायद उनकी मेहनत और उनकी लगनशील या उनका वर्क या उनका कहीं न कहीं स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना और सर समाज के लोगों को साथ लेकर चलना, किसी को ठगा-सा महसूस नहीं हुआ पंकज अग्रवाल जी के टाइम में। तो इस वजह से शायद अंजू अग्रवाल को टिकट मिला। अंजू अग्रवाल को टिकट मिला तो उसी तरह सर समाज के लोगों के साथ-साथ मुस्लिम समाज ने एक अच्छा बहुत वोट किया और उस वोट से अंजू अग्रवाल यहाँ पर चुनाव जीत गई। लेकिन चुनाव जीतने के बाद में लगभग आपने देखा होगा जब तक वो कांग्रेस ही रही हैं। तो कांग्रेस ही रहने के बाद शायद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब उनके अंदर लालच और स्वार्थ पैदा हुआ और उन्होंने अपने घर से ही गद्दारी करने का काम किया। इसको आप गद्दारी कहेंगे। जब आप घर छोड़ के दूसरे के घर में जाने का काम करते हैं, तो अपने घर से ही गद्दारी का काम कहा जाता है। तो जब अपने घर से ही आपने जो वफ़ादारी थी उसे खत्म करके और अपने घर से ही बेघर होकर दूसरे के घर में जाकर अपना राजनीति सजाने का काम किया, तो आपने देखा होगा कि भाजपा के यहाँ पर जाने के बाद शायद काफ़ी मुश्किलों का सामना अंजू अग्रवाल को करना पड़ा है। यहाँ तक कि आपके अधिकार भी सीज हुए, यहाँ तक कि आपको काम नहीं करने दिया। लेकिन जब तक आप ईमानदारी निष्ठा से लगी हुई थी, वो बात अलग है कि जहाँ मुस्लिम समाज ने आपको एक बहुत अच्छा वोट दिया था, लेकिन मुस्लिम समाज में आज भी शायद मेरे ख्याल से कोई विकास की गंगा नहीं बहाई मैडम अंजू अग्रवाल ने। तो मुस्लिम समाज को क्या वोटों में ही आप इस्तेमाल करते रहेंगे? मुस्लिम समाज को क्या सिर्फ़ वोट ही देना है? मुस्लिम समाज को क्या ये अधिकार नहीं कि वो उसकी वोट जा रही है, उसके लिए विकास का भी काम? क्यों गंदगी का माहौल ऐसी कॉलोनी में बना रहता है? क्यों वो स्वच्छता अभियान को आगे नहीं बढ़ाया गया है? ये बड़े सवाल है। और दूसरी बात ये है कि अंजू अग्रवाल जी को आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो देखो ऐसा है, आपको पता है कि अंजू अग्रवाल जी को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि जहाँ उनको ये उम्मीद थी कि शायद भाजपा का तुम्हें दावेदार बना दिया जाएगा, लेकिन मुझे सूत्रों द्वारा जो पता चल रहा है, भाजपा में कोई उनकी दावेदारी मजबूत नहीं दिख रही है और जिस घर से वो बेघर हुई थी, शायद उस घर में भी उनकी कांग्रेस में किनकी दावेदारी मजबूत लग रही है? कांग्रेस का जो भी चेहरा होगा, वो आपके सामने आ जाएगा। कांग्रेस में अभी जो है, हम सब लोग भारत जोड़ो यात्रा में जहाँ लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ ये है कि प्रत्याशियों के आवेदन हमने माँग लिए। हमारे नेता द्वारा जो आवेदन अभी माँगे गए हैं, तो वो आवेदन अभी लोग कर रहे हैं। अब देखते हैं किसका फाइनल होता है, किसको प्रत्याशी बनाया था, लेकिन जो भी होगा, आपके बीच में वो होगा जो सर समाज का सम्मान करेगा। अच्छा, एक प्यारा-सा मैसेज, प्यारा-सा संदेश जो है आखिर में चलते हैं, प्यारा-सा संदेश कांग्रेस को छोड़कर, कांग्रेस से हटकर और ये पत्रकारिता से भी हटकर एक प्यारा-सा संदेश क्या देना चाहेंगे देशवासियों के लिए? देखो, मैं चाहता हूँ पार्टी से हटकर भी। कि देश को लोकतंत्र में वो आज़ादी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा मिली थी, एक वोट का अधिकार जो है, बहुत बड़ी चोट है। अगर आप अपनी वोट का सही प्रयोग कर लें और अपनी वोट को सही समय पे रहते हुए उसकी ताकत को पहचान लें, तो शायद मेरे ख्याल से आपको पछतावे की ज़रूरत ना पड़े। देशवासी या जनपदवासी या प्रदेशवासी, सभी से मैं यही अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अभी जो आने वाले चुनाव हैं, उसमें भविष्य को देखकर वोट करें, ना चेहरों को देखकर और ना ही किसी दल को देखकर, सिर्फ भविष्य को ये देखकर कि तुम्हारा भविष्य के साथ में कौन खिलवाड़ करेगा और कौन काम करेगा। अगर काम के नाम पर वोट देगा, शायद मेरे ख्याल से तो पछतावा ना हो। तो यही संदेश मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ कि वोट एक बहुत बड़ी उम्मीद है, वोट एक बहुत बड़ा चोट है, वोट एक बहुत बड़ा एहसास है। अगर इसका एहसास जनता को रहे, तो शायद पछतावा ना रहे। कुछ लोग ठग बीच में आ जाते हैं, कुछ ठेकेदार बीच में आ जाते हैं, जो आपकी वोट को धांधली में बदल देते हैं। लेकिन सभी को इस लोकतंत्र में अपनी वोट का प्रयोग करना चाहिए, सभी को वोट करना चाहिए और अपनी वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए 1947 ईस्वी से पहले भारत में राजा-रानी के पेट से पैदा होते थे। 1947 ईस्वी के बाद भारत में राजा-रानी के पेट से नहीं, वोटों की पेटियों से पैदा होते हैं। तो हमें वोटों की पेटियों का ख्याल यही रखना चाहिए कि आने वाला भविष्य हमारा निर्धारित कैसे होगा। तो विश्व भाईचारा टाइम्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।